तो लड़ाई बस इतनी है, एक तरफ गुजराती मॉडल है, या तो लोगों पर बुलडोजर चला दो, उनके हौसले को तोड़ दो, उनको बर्बाद कर दो, उनके झूठे मुकदमे में फंसा दो, उनके मुस्तकबिल को अंधेरी कोठरी में डाल दो और उसे बेबस करके अपने सामने घुटना टेकने को मजबूर कर दो। एक तरफ वो ताकतें हैं, लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है और सभी का खून है शामिल यहां की मट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी 2024 में 18वीं बार लोकसभा का चुनाव हुआ था मई के महीने में, जिसकी गिनती 4 जून को हुई पूरे हिंदुस्तान में। बहुत उम्मीद थी कि श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो केंद्र की सरकार है और देश में जनता का जो तेवर है, जरूर कोई परिवर्तन होगा। लेकिन चुनाव के नतीजे परिवर्तन तो नहीं हो सका, लेकिन कुछ पैगाम छोड़ गए। नरेंद्र मोदी 2014 में सत्ता में आए, 2019 में भी दोबारा, और अब 2024 के नतीजे के तौर पर तीसरी बार। लेकिन ये सरकार अपने पैरों पर खड़ी नहीं है। इसे जनता दल यूनाइटेड, जदयू, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, तेलुगु देशम पार्टी का समर्थन लेकर के, बैसाखी लगा करके इस सरकार को चलाने के लिए एक जुगाड़ बना लिया। महाराष्ट्र की जनता ने जब 2024 का लोकसभा का चुनाव चल रहा था, तब एक पैगाम दिया था। इस मुल्क में, पूरे देश में जिस सूबे में भी जो लोग रहते हैं, सबको पता है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और उनकी जुड़ी हुई पार्टियां किस तरह से खरीद फरोख्त करके, धोखा देकर, तोड़ फोड़ करके और केंद्र की सत्ता का दुरुपयोग करके यहां की सरकार को बेदखल करके और सरकार बनाने में सफलता हासिल की। जब लोकसभा का चुनाव हुआ, तब वही सरकार, जो माननीय एकनाथ शिंदे जी चीफ मिनिस्टर थे, उन्हीं की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की सरकार। लेकिन रुझान जो आया लोकसभा के चुनाव के नतीजे के तौर पर, वो पूरे देश में एक पैगाम दे गया कि हिंदुस्तान के 3 प्रांतों की जनता ने बड़े खामोशी के साथ एक बड़े परिवर्तन का संकेत दिया है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में, जहां 80 में 80 सीटें जीतने की बात कही गई थी, वहां भारतीय जनता पार्टी की औकात महज 33 सीटों पर सिमट गई। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र, जो हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा सूबा है, जहां 48 लोकसभा की सीटें हैं, जहां दावा था कि 40 और 42 सीटें जीतेगी एनडीए, वहां उनको खाते में इतनी ही सीटें आई कि उसके 2 गुना सीटें इंडिया गठबंधन के लोगों को यहां के अवाम ने जिता के भेज दिया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की चिंता बढ़ी हुई है। बंगाल का रिजल्ट, जहां 42 लोकसभा की सीटें थी, भारतीय जनता पार्टी डबल फिगर में नहीं पहुंच पाई। तो महाराष्ट्र की जनता के फैसले को, बंगाल की जनता के फैसले को और उत्तर प्रदेश की जनता के फैसले को पूरे हिंदुस्तान की जनता ने एक पैगाम मान लिया। और अब ये असेंबली का चुनाव है, ये बहुत
गुजरे हुए जमाने की बात नहीं है, चंद दिनों पहले की बात है। आज असेंबली का चुनाव है, नतीजा तो आपने दे दिया, लेकिन हमारे देश की मीडिया यह बात जाहिर नहीं होने दिया। चुनाव लोकसभा का था, लेकिन आपको यह पता नहीं कि जो 31-32 सीटों पर इंडिया गठबंधन के लोग लोकसभा का चुनाव जीते हैं, वो कितने असेंबली हलके हैं जहां पर उनको लीड मिली है। ये तो उसी दिन साबित हो चुका है कि 288 विधानसभा सीटों में जो महाराष्ट्र की सरकार है ये अल्पमत में आ चुकी है, और इस चुनाव में भी इस सरकार की विदाई निश्चित है। एक मुद्दा सिर्फ सामने देख लेना, इस सीट के लिए एक मुद्दा। एक तरफ उन लोगों की कतार है जिन्हें जनता ने नुमाइंदा चुना था, लेकिन जो हालात से घबराकर या तो बातिल के सामने घुटना टेक दिए या अपना जमीर बेच दिए, और दूसरी तरफ उन लोगों की कतार है जो जालिमों के सामने मुकाबला करने के लिए खड़े रहे और डटे रहे। सत्ता से बेदखल होने के बाद भी उन्होंने अपने ईमान का सौदा नहीं किया। उनमें अबू आसिम आजमी साहब हैं, जो आपके क्षेत्र के महबूब रहनुमा हैं, जिन्हें आपने चुना था। हम लोग भी बड़ी कदर करते थे महाराष्ट्र के उस मंत्री की। हम लोग भी आवाज बुलंद करते थे कि केंद्र की सरकार ने और नेताओं ने बड़ा जुल्म ढाया है, और ईडी का दुरुपयोग करके, सीबीआई का दुरुपयोग करके, इनकम टैक्स वालों का दुरुपयोग करके मलिक साहब को जेल में डाल दिया। हमदर्दी थी, उनको वोट देने वालों को भी थी, और सारे हिंदुस्तान के लोगों को थी कि जबरदस्ती इनके ऊपर मुकदमा कायम किया गया। लेकिन अफसोस कि काल कोठरी की उस अंधेरे ने उनके भीतर की जो ताकत थी उस ताकत को तोड़ दिया। बाहर तो आ गए, लेकिन उन्हीं ताकतों के सामने घुटना टेक के आ गए जिन ताकतों ने उनको इस नौबत तक पहुंचाया था। सच है या नहीं बताइए? और आज उन्हीं को यह जिम्मा दिया गया कि कोई और नहीं, तुम ही को अबू आसिम आजमी को हराना है, क्योंकि अबू आसिम न बिका, न टूटा, न घुटना टेका। फैसला तो इसका करना है। एक तरफ लड़ने वाला है, आपने उसको अपना रहनुमा बनाया 1 बार 2 बार 3 बार। एक तरफ वो सारा सितम सह करके भी जालिमों से लड़ रहा है, आवाज बुलंद कर रहा है, और दूसरी तरफ वो लोग हैं। हम देख रहे थे, शायद बैलेट मशीन में भी पता नहीं, यहां शायद 2 मशीन आप लोगों के सामने वोट डालने के लिए आए है ना। कितने कैंडिडेट हैं? 22 कैंडिडेट हैं। अरे भाई बस रहने दीजिए, हम समझ रहे हैं। 22 कैंडिडेट हैं, आधे से ज्यादा वही हैं जो आपके वोट को बर्बाद करना चाहते हैं। कोई अपना वोट इस दौर में अपना वोट बर्बाद करना गवारा करेगा? नहीं करेगा। तो लड़ाई बस इतनी है। एक तरफ गुजराती मॉडल है, या तो लोगों पर बुलडोजर चला दो, उनके हौसले को तोड़ दो, उनको बर्बाद कर दो, उनके झूठे मुकदमे में फंसा दो, उनके मुस्तकबिल को अंधेरी कोठरी में डाल दो, और उसे बेबस करके अपने सामने घुटना टेकने को मजबूर कर दो। एक तरफ वो ताकतें हैं। बिके तो पैसे से खरीद लो। बकरी बिकी, खस्सी बिका कुर्बानी के दिनों में। गांवों में कहा जाता था बीडीसी के चुनाव में क्षेत्र पंचायत के सदस्य बिकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में तो एमएलए बिका। बिका कि नहीं बिका बताओ? आपके मोहर से जो ताज उसने पहना था
उस ताज को उसने नीलाम कर दिया। दोबारा हकदार है वो उस ताज को पहनने का? उसे सजा मिलनी चाहिए। ये जनता, इसे फैसला देने का हक हासिल है, तो ये फैसला उसके हक में देगी जो जनता के लिए खड़ा है, जनता के लिए लड़ा है। अबू आसिम साहब समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं। एक मजबूत पिलर है। उत्तर प्रदेश के बाद पूरे हिंदुस्तान में अगर समाजवादी पार्टी दूसरा कोई सूबा है जहां उसकी अलग एक पहचान कुछ है तो वो ये महाराष्ट्र है। और इस पहचान के लिए अगर सबसे बड़ा किरदार कोई है तो वो अबू आसिम आजमी है। उसे इनाम मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? इस इलेक्शन में इतने वोटों से जिताओ अबू आसिम को कि शर्मिंदा हो जाएं वो लोग जिन्होंने भेजा है दर्जनों लोगों को कि बेवकूफ बना के वोटों को बर्बाद करा दो और अबू आसिम आजमी को हरा दो। इस लड़ाई को समझने की कोशिश करो। आज मुल्क को किधर ले जाने की कोशिश हो रही है? धर्म के नाम पर नफरत फैलाया जा रहा है। इस मुल्क में जमहूरियत का निजाम है, संविधान है और नफरत परोसी जा रही है। पूरे माहौल को जहरीला बना दिया गया। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सबसे ज्यादा दौरा लगा रहे हैं महाराष्ट्र का, लगा रहे हैं। उनका नारा मालूम है आपको? किसी का बना नहीं सकते। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में और ये तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। क्या ऐसे लोगों को ताकत देनी चाहिए? ऐसे लोगों को सजा देने की जरूरत है। ऐसा दौर है जब जमहूरियत का निजाम खतरे में है, जब गंगा जमुनी तहजीब खतरे में है, जब भाईचारा खतरे में है, जब मिल्लत और मोहब्बत का ये जो बाग है उस बाग को नोचा और बकोटा जा रहा है। ऐसे माहौल में कुर्बानी देने की जरूरत है। कुछ लोग होते हैं जो घुटना टेक के भी चाहते हैं कि हमारी तारीख लिखी जाए, और कुछ लोग होते हैं जो कुर्बानी दे करके अपने आप वो रास्ता छोड़ जाते हैं जिससे उनका इतिहास लिखा जाता है। उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर, इस मुल्क पर नहीं, उस मुल्क पर तो जालिमों की हुकूमत है ही। उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर उन जालिमों का सरदार बैठा है। और हम गाजीपुर की सरजमीन से आते हैं। मेरे दाहिने बाजू पर गोरखपुर है जहां से योगी आदित्यनाथ हैं, और मेरे बाएं बाजू पर बनारस है जहां से ये नरेंद्र मोदी हैं। सीधे इनके तोप के गोले के सामने हम खड़े हैं और लगातार संघर्ष हो रहा है। कोई कसर बाकी नहीं छोड़ा है इन्होंने हमें बर्बाद करने के लिए, क्योंकि ये हमारी इतिहास और हमारी तारीख से नफरत करते हैं, शर्मिंदा होते हैं। हम उस परिवार से ताल्लुक रखते हैं जिसमें डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी पैदा हुए थे, जिन्होंने इंडिया को आजाद कराने के लिए 1926-27 में जब मुल्क गुलाम था तब वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। हम उस खानदान में पैदा हुए जिसमें ब्रिगेडियर उस्मान साहब का जन्म हुआ था, जिन्होंने कश्मीर बचाया और मादर वतन की हिफाजत में खुद को कुर्बान कर दिया। हमारे परिवार में 12 ऐसे लोग हैं जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत में जेल गए, यातनाएं सही, और आज ये आजाद मुल्क की ये मक्कारों की हुकूमत, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में कभी अपने उंगली का एक नाखून भी नहीं कटाया, ये सर कटाने वालों को गद्दार कहते हैं। हमें इनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं।
हमारे नबी का कौल है कि तुम जिस सरजमीन पर पैदा हो वो तुम्हारा मुल्क है, और वतन से मोहब्बत भी ईमान का एक जुज है, और हम अपने रसूल के उस फरमान से बंधे हुए हैं, हमें तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। लेकिन आज इस मुल्क के हालात को देख करके हम अपने नौजवानों से कहना चाहते हैं साथियों कि अपने लहू में आज संवरने का वक्त है। आज ऐसा माहौल बना दिया गया इस मुल्क में कि अपने लहू में आज संवरने का वक्त है, और अब जिंदगी के नाम पे मरने का वक्त है। इंसानियत हुसैन है, ये दौर है यजीद, एक और करबला से गुजरने का वक्त है। बिना कुर्बानी दिए मसले का हल होने वाला नहीं है, और इनके सामने जो लोग कुर्बानी देने का जज्बा रखते हैं उनको ताकत दो, उनको दुआ दो, उनकी हिमायत करो, उनके साथ खड़े हो जाओ। इन जालिमों के सफाए का वक्त आ चुका है। अगर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और उनके लेफ्टिनेंटों की सरकार हटी और महाविकास अघाड़ी पार्टी की सरकार बनी तो यकीन मानो महाराष्ट्र की जनता का यह फैसला इन फिरका परस्त ताकतों के ताबूत में आखिरी कील होगा। पूरे मुल्क से इनका सफाया होना है। मैं इस अपील के साथ, इस गुजारिश के साथ, अबू आसिम आजमी साहब एक बहादुर इंसान है। वो लगातार महाराष्ट्र की सरजमीन पर मजलूमों की, कमजोरों की लड़ाई लड़ते हैं, और मैं एक इंसाफ के हक में खड़े होने वाले इंसान की हिमायत करने के लिए आपके बीच में आया हूं। बहुत दर्द है मेरे सीने में भी, बहुत कुछ गंवाया है हमने भी इस लड़ाई में। पहले मुल्क को आजाद कराने के लिए, फिर मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए, और अब मुल्क की जमहूरियत को बचाने के लिए हम लगातार लड़ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश से आपके बीच में जब योगी आदित्यनाथ, जो फिरका परस्ती के नाम पर इस मुल्क को जला देना चाहता है, वो महाराष्ट्र में आके वोट मांग रहा है, तो मैं भी आया हूं, और मैं भी आपके सामने झोली फैला करके ये कहने के लिए आया हूं कि जालिमों के खिलाफ लड़ने वालों का साथ दो, इनका सफाया होने वाला है। अगर महाराष्ट्र से इनकी सरकार खत्म हुई तो मैं आपके बीच में वादा करके जा रहा हूं कि 2027 में इस मुल्क के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से भी, जहां अभी लोकसभा के चुनाव में हमने इनको हराया है, वहीं 2027 में उत्तर प्रदेश से भी इनका सफाया होगा, और एक दिन पूरा मुल्क, हमारे मुल्क की जमहूरियत बचेगी, हमारे मुल्क का संविधान बचेगा, हमारे मुल्क में भाईचारा बचेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई, सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में। राहत इंदौरी ने कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, और सभी का खून है शामिल यहां की मट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया। अपील के साथ कि भारी बहुमत से जिताइए, इंशाअल्लाह। सर ऊंचा करके अबू आसिम असेंबली में जाए, हमारी दुआ है उनको, और हम चाहेंगे कि इतने मजबूत वोटों से जिताइए कि महाराष्ट्र में बनने वाली सरकार में एक अख्तियार लेके, एक ताकत लेकर, एक मंत्री का पद लेकर के वो आपके बीच में आए और आपके मसाइल को हल करे। इन्हीं बातों के साथ यहाँ की सरजमीन के लिए, यहाँ के बुजुर्गों के लिए, यहाँ के शानदार इतिहास के लिए एक शेर पढ़ना चाहता हूं। यहाँ के फूल में जो ताजगी है, रौनक है, किसी चमन के मुकद्दर में आ नहीं सकती, और ये सरजमी है बहादुर वतन परस्तों की, यहाँ की खाक को हर खाक पा नहीं सकती। बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब, जय हिंद, जय समाजवादी।